हाँ जी, तो हमारे पास जी सबसे पहले जो इसमें आता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार-बार पेपर में आया हुआ है, वो है जी माइकलसन-मॉर्ली एक्सपेरिमेंट। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है माइकलसन-मॉर्ली एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट जो था ना, ये आइंस्टाइन के की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उससे पहले हुआ था। और वो बेसिकली मसला क्या था कि आइंस्टाइन से पहले ना ये चीज़ यानी जो 19वीं सदी के 19th सेंचुरी के जो साइंटिस्ट थे या फिजिसिस्ट थे, उन लोगों के लिए ये बात मानना बड़ा मुश्किल थी कि जो लाइट होती है वो किसी मीडियम के बगैर ट्रैवल कर सके। जैसे कि आपको पता है कि जो साउंड वेव होती है उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, और भी वाटर वेव्स हैं उनको भी मीडियम चाहिए होता है। बाकी भी बहुत सारी वेव्स हैं जिनको क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है मूव करने के लिए। तो उन्होंने ये अज़्यूम किया कि लाइट को भी कोई मीडियम चाहिए होगा, लेकिन अब उनके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं था कि कोई मीडियम मौजूद है या नहीं है। तो उन्होंने अज़्यूम किया कि अ, एक मीडियम है जिसका नाम ईथर है, उन्होंने खुद ही नाम भी दिया, एक हाइपोथेटिकल मीडियम, कि वो मीडियम जो है ना लाइट यूज़ करती है स्पेस में ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि स सन से लाइट जो है ज़मीन पर आती है, तो सन से लेकर ज़मीन तक हमें कोई मीडियम तो नज़र नहीं आ रहा होता। मटेरियल मीडियम की बात कर रहा हूँ। तो फिर ये उन्होंने कहा कि लाइट जो होती है ना, वो किसी अनडिटेक्टेबल, मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, ऐसा कोई मीडियम है जिसका नाम ईथर है, और उसकी वजह से फिर ये जो है ना लाइट ट्रैवल करती है। तो बेसिकली क्या हुआ, हम लिख सकते हैं कि हाँ जी, 19th सेंचुरी physicists assumed that light travels light travels in a medium called ether। ठीक है? एक ईथर के नाम से, ईथर मीडियम जो है, उसका उन्होंने कहा कि इट्स प्रॉपर्टीज आर अनडिटेक्टेबल। क्लियर है? ये उन्होंने बात की। अच्छा, अब ये बात जब हुई तो इसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गया कि ये वाक़ई मीडियम है या नहीं है, या फिर इसके हवाले से और बहुत सारी चीज़ें हुई। अब ये 2 बंदे थे, माइकलसन और एक मॉर्ली था। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका मकसद ये नहीं था कि ये मीडियम का पता लगाएँ। उनका मकसद ये था कि अगर ये मीडियम मौजूद है ना, तो फिर जब भी कोई मीडियम होता है, तो अब अगर पूरी स्पेस में ये मीडियम मौजूद है, तो अर्थ जो है, ठीक है? अर्थ ऑब्वियसली मूव करती है ऊपर-नीचे, रोटेट करती है। तो अब इसकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए ना, अर्थ की वेलोसिटी, ठीक है? अर्थ की वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो फिर रिलेटिव टू ईथर होनी चाहिए। अर्थ की वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? रिलेटिव। जैसे हम, अगर आप साउंड वेव की बात करें ना, साउंड की जो स्पीड होती है, तो हम लोग जब भी, अगर आप कहीं पे भी साउंड की स्पीड की वैल्यू देखें ना, तो वो साथ बताते हैं कि ये स्पेस में है, या ये एयर में है, या ये फ्ला मीडियम में है। यानी किसी में साथ मीडियम का रेफरेंस देना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अर्थ जो है उसकी भी जो स्पीड होनी चाहिए, वो भी ईथर मीडियम जो हमने अज़्यूम किया हुआ है, उसकी रिस्पेक्ट, उसके रेफरेंस से होनी चाहिए, उसके रिलेटिव होनी चाहिए। तो बेसिकली ये जो रिलेटिव स्पीड थी ना, वो मेज़र कर रहे थे अर्थ की रिलेटिव स्पीड, यानी ईथर के रेफरेंस से। तो उस टाइम पे उन्होंने देखा कि ईथर तो मौजूद ही नहीं है। ऐसा कोई मीडियम मौजूद ही नहीं है, जो कि बाद में फिर इस चीज़ का जो है प्रूफ जो था वो दिया किसने? आइंस्टाइन ने। क्लियर है? तो अब जी माइकलसन मॉर्लि ने 1881 उन्होंने बेसिकली किया था। इन 1881 माइकलसन एंड मॉर्लि ट्राइड टू मेजर द स्पीड जो कि यू थी, उन्होंने यू ऑफ अर्थ रिलेटिव टू मीडियम ईथर। अब उसके लिए उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने एक जो अपना इंस्ट्रूमेंट था वो उसको उन्होंने यूज़ किया, वो था इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर बेसिकली इसी ने इजाद किया था, माइकलसन ने। इसके ऊपर भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, माइकलसन इंटरफेरोमीटर पे। तो माइकलसन ने अपना इंटरफेरोमीटर इसमें यूज़ किया, और उन्होंने जो ऐसे अज़्यूम किया कि ये अर्थ है ना, ठीक है? और अर्थ जो है वो मेरी एक, आप हम अज़्यूम कर सकते हैं जी, इस डायरेक्शन में इस तरह मूव कर रही है, यू वेलोसिटी के साथ, ईथर मीडियम में। यानी ये उसकी यू वेलोसिटी क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ईथर है, ठीक है? और ये इस तरह से रोटेट कर रही है। अब इसके ऊपर अगर हम ये एक जो हमने रख दिया हुआ है इंटरफेरोमीटर, तो ये इंटरफेरोमीटर जो होगा, ये अर्थ के साथ ये भी मूव कर रहा होगा ईथर के अंदर। तो अब इस चीज़ को उन्होंने रिवर्स कर दिया। रिवर्स कैसे किया? वो कहते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं कि हम कहते हैं कि ये जो अर्थ और ये जो है, क्या उसका नाम है, इंटरफेरोमीटर, ये दोनों क्या है? इनकी स्पीड 0 है, जबकि
यहाँ से हम एक ईथर मीडियम जो है वो हम कहते हैं कि वो मूव कर रहा है, एक ईथर मीडियम जो है वो उल्टी डायरेक्शन में माइनस यू डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये फिर बिल्कुल उसके इक्वल हो जाएगा। कैसे? अभी भाई ये आप ऐसे देखें, इसको थोड़ा समझना चाहिए आप लोगों को कि अर्थ जो है ना, अर्थ मूव कर रही है ये इंटरफेरोमीटर के साथ यू वेलोसिटी में, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जो ईथर है। तो उन्होंने क्या किया कि हम लोग ये चीज तो हम क्रिएट नहीं कर सकते ना ही, हम अर्थ जमीन से बाहर जाके ये चीज देखें तो नहीं कर सकते। तो जमीन के ऊपर क्या पॉसिबल है कि हम एक ईथर ले, ईथर मीडियम ले, जिसको हम मूव करवाएं कहाँ पर, ये नेगेटिव यू की तरफ, यानी अर्थ जो है इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है तो ये क्या हो, उसके उल्टी डायरेक्शन में हो। तो इस तरह से फिर क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल हो रहा है जैसे अर्थ मूव कर रही है वो वाला ही हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा। तो ये चीज उन्होंने की। तो उसका जो एक्सपेरिमेंट इंटरफेरोमीटर था वो मैं भी यहाँ पे बनाता हूँ। अगर आप लोगों को अगर क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं उतने में ये बनाता हूँ। हाँ जी, तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो था वो कुछ इस तरह से था कि यहाँ पे उन्होंने एक सोर्स रखा, ये एक सोर्स ऑफ लाइट था, ओके। और इसके रास्ते में यहाँ पर एक पार्शली पॉलिश्ड एक मिरर है। पार्शली पॉलिश्ड क्या होता है, जो 50% लाइट को गुजरने देगा वो 50% को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। हाँ जी, तो ये जो एम है ये क्या है, फुली पॉलिश्ड, ऊपर गई थी ये क्या हो जाएगी, यहाँ से वापस आ जाएगी। और ये जो है यहाँ से नीचे आती है और यहाँ पर हमने एक स्क्रीन रखी हुई है, ये स्क्रीन कह लें या एक हम आंख बना लेते हैं जहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ से। इसी तरह आधी लाइट जो थी वो ऐसे सीधी गुजर जाती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके ये भी क्या होती है, इधर नीचे आ जाती है। क्लियर है? ये चीज अगर आप लोगों को समझ आ गया तो अच्छी बात है। तो क्या होता है जी, ये आपकी जो बाकी लाइट है यहाँ से वापस आती है इस तरह और ये यहाँ से नीचे आ जाती है। ठीक है, इसको आपने जैसे भी बनाना है इसको थोड़ा मजीद अच्छा बना सकते हैं। इसी तरह ये इधर गई थी और यहाँ से इधर, और ये दो लाइट्स यहाँ से नीचे आ जाती है इस तरह से। अब अगर इस तरह हो कि ये जो पूरे का पूरा एक्सपेरिमेंट पड़ा हुआ है किसी ईथर मीडियम के अंदर, ठीक है, ईथर मीडियम के अंदर है, जो कि मैंने ऊपर बताया है कि ईथर जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जो कि हमारे पास क्या है, नेगेटिव यू है। उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, नेगेटिव यू है। और लाइट जो होती है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, हमें पता है सी होती है। तो अब अगर आप गौर करें तो ये जो स्पीड होगी ना, यहाँ पर जो लाइट इस तरफ मूव कर रही है उसकी स्पीड अगर रिलेटिव टू ये ईथर की स्पीड देखें तो वो बनती है हमारे पास सी प्लस यू। कैसे? आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग दो दो चीजें जब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हो ना, दो चीजें, यानी ये एक यू है और ये एक सी है, तो अब इन दोनों की अगर आपने यानी सी की वेलोसिटी रिलेटिव टू यू फाइंड करनी है तो हम लोग क्या करते थे, पहले की वेलोसिटी को माइनस करते हैं और उसमें से माइनस करते हैं जिसके रिलेटिव हमने फाइंड करनी होती है। तो ये इस तरह से सी प्लस यू बन जाता है, ये आप लोगों ने देखा होगा। इसी तरह ये जो नीचे जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसकी वेलोसिटी की अगर बात करें तो उस केस में हम लोग क्या करते होते हैं, ऐड करते होते हैं। जब ये दोनों दोनों ऑब्जेक्ट्स जब एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो हम लोग क्या करते होते हैं, उनकी वेलोसिटीज को माइनस करते होते हैं रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। जब दो ऑब्जेक्ट्स ऑपोजिट साइड में मूव कर रहे हैं तो फिर हम उनको क्या करते होते हैं, ऐड करते हैं। इस केस में हम इनको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब ये ऑपोजिट है, सॉरी सेम डायरेक्शन में हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जबकि ऑपोजिट में हो तो हम उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये जी इस केस में सी माइनस यू बन जाएगा। जबकि अगर इसकी बात करें, ये जो ऊपर वेलोसिटी जा रही है तो ये थोड़ी सी डिफरेंट है। ये ऐसे है कि अगर आपके पास एक स्विमर है ना, एक स्विमर है और वो यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं कि जी इस ऐसे इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ये पानी बह रहा है इधर, यानी ये पानी है जो कि यू वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में बह रहा है। अब यहाँ से जब अगर आप स्विमर इस जगह पे है, इस डायरेक्शन यहाँ पे पॉइंट ए पे है और उसने जाना है पॉइंट बी पे यहाँ पर, तो अब क्या होगा कि जब वो यहाँ से तैरना शुरू करेगा ना यहाँ से, तो ये पानी के बहाव की वजह से, पानी के प्रेशर की वजह से वो जब इस किनारे पे पहुंचेगा तो वो डायरेक्ट बी पे नहीं जा सकेगा, वो बल्कि यहाँ से बजाय इसके यहाँ पे पहुंचने के वो इस यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंचेगा, क्योंकि पानी का क्या था, उसके ऊपर प्रेशर था जिसने उसको उसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया हुआ, चेंज कर दिया हुआ है। वही चीज यहाँ पर भी हो रही है कि ये जो माइनस यू है ना, माइनस यू असल में आपको पता है जब वेक्टर के साथ नेगेटिव होता है तो उसका मतलब होता है ऑपोजिट साइन होता है। तो माइनस यू बेसिकली इस साइड पे इधर, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ये जो लाइट ऊपर की तरफ ये वाली जा रही है ना, इसको ये बेसिकली बजाय इसके कि ये सीधी जाए, ये थोड़ी सी टेढ़ी होके जाएगी, ये थोड़ी सी टेढ़ी होके जाएगी। तो बेसिकली सी की जो वैल्यू होगी वो कुछ इस तरह से आएगी हमारे पास, सी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, इस तरह से होगी। अंडरस्टैंड? और ये जो चीज होगी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है ऊपर यू है, ओके, ये यू है
और अगर हम चाहते हैं कि सी जो है वो बिल्कुल सीधी जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों का ये वाला जो फ़र्क है ना, वो हमें निकालना पड़ेगा। जो है पाइथागोरस थ्योरम जो होता है ना, उसके ज़रिए हम लोग ये फाइंड कर सकते होते हैं। ये यू है अगर, और ये हम अगर कहते हैं कि वो स्विमर जो है उसकी स्पीड है, तो बेसिकली यू इधर चलिए लिख लेते हैं। तो हमें ये ए से बी तक अगर हम चाहते हैं कि वो सीधा जाए, तो हमें देखना है कि स्विमर किस स्पीड से मूव करेगा, तो वो ए से बी तक सीधा चले जाए। तो हम कैसे फाइंड करते होते हैं? सीधा हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। आप इस वेलोसिटी को कोई एक्स नाम दे दें, ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये जिस तरह से आपके पास इसकी वैल्यू आ जाती है, तो आपके पास बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि ये जो लाइट है ये बिल्कुल सीधी ऊपर जाती, तो इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए थी? सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का अंडर रूट। तो इस तरह से आ जाती है। जबकि अगर आप वापस जब आएगी, ये अभी ये जब सी ऊपर जा रही है, जब आप अगर वापस आएगी, तो इस केस में फिर क्या होगा? इस केस में आप ऐसे ही है कि ये पॉइंट बी पे है आपका स्विमर यहाँ पर, यानी ये जब रिफ्लेक्ट होकर लाइट वापस आ रही है ना, वो केस आप किस तरह उसको रिलेट कर सकते हैं? आप ऐसे कह सकते हैं कि स्विमर जो है वो पॉइंट बी पे है, और वो वहां से पॉइंट ए पे आना चाहता है। तो जब आएगा, तो उस केस में फिर क्या होगा? उसको उसको जो स्पीड उसको फेस करनी पड़ेगी, वो कैसे होगी? ठीक है, उस केस में कुछ इस तरह से होगी कि ये उसको ऐसे लेके आ जाएगा। ठीक है, उस केस में ये बजाय इसके कि पॉइंट ए पे सीधे आता, वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इधर आ जाएगा, क्योंकि पानी का बहाव जो है, पानी का जो प्रेशर है, वो उसको इधर ले जाएगा। तो उस केस में अगर आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल सीधा आए, तो वो भी हमें ये स्पीड इतनी चाहिए होगी। वो भी अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकालते होते हैं, जो कि वो भी इतनी बनेगी, सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और ये तो इस केस में फिर ये वाली जो लाइट है, उसकी हम ये कह सकते हैं कि ये इतनी। क्लियर है? तो ये जो फिगर बनाई, ये समझाने के लिए है। ठीक है, ये आपने इसको समझने के लिए बस रखना है। क्लियर है? तो जब ये चीजें आपको समझ आ गई ना, तो बाकी मसला नहीं है, बाकी सारा कुछ थ्योरी है। और बाकी इसका जो है ना, हमने ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। चलिए जी, थ्योरी लिखते हैं इसकी। और बाकी अगर आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी सारी थ्योरी है, तो मैंने अभी लिख देनी। अब क्या किया है जी, 1881 में उन्होंने अर्थ की जो स्पीड है ना, रिलेटिव टू ईथर फाइंड करने की कोशिश की। तो उसके लिए उन्होंने फिर क्या यूज किया, वो अभी हम लिखते हैं। तो उन्होंने कहा जी, द अर्थ टुगेदर with the interferometer moving with velocity u will be equivalent to the interferometer at rest with ether moving through it with velocity minus u। क्लियर है? तो ये बात उन्होंने की थी इस तरह से। बाकी फिगर मैंने आप लोगों को बता दिया। अब होता क्या है कि जैसे मैंने पहले बताया, अब ये जो लाइट है जो मूव कर रही है, ये m से m1 तक, उसके बारे में वो बता रहा है। फिर m से m1 से m दोबारा m तक, यानी देखें, ये है जी m मिरर से m1 तक, फिर क्या m1 से m तक, ये उसकी वेलोसिटी की अभी मैं बात करूंगा। तो इसके लिए हेडिंग आप दे सकते हैं, अगर देनी है तो। क्या हेडिंग आ सकती है जी? पाथ m m1 एंड m, ये बात है इसके लिए। इसके इसमें क्या हम लिखेंगे? द लाइट वेव मूविंग along path is like a person rowing a boat, या आप रोइंग अ बोट कह सकते हैं, या फिर स्विमिंग भी कह सकते हैं, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दी। चलिए आप वही लिख लें, अ पर्सन स्विमिंग, अ पर्सन स्विमिंग a person swimming a distance d downstream। क्लियर है? तो ये आपके पास एंड
द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। ये डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का आप लोगों को आइडिया है? डाउन स्ट्रीम वो होती है कि जब आप उसी डायरेक्शन में स्विम करें जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है, यानी जिस डायरेक्शन में पानी मूव कर रहा है किसी कैनाल में, उसको क्या हम बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। उस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। जबकि अगर आप उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में स्विम करें तो वो क्या हो जाएगा? अपस्ट्रीम। तो ये कह रहा है कि जब ये लाइट जो है एम से M1 तक जा रही है तो ये क्या है? बेसिकली ये डाउन स्ट्रीम है, क्योंकि ये यू और ये सी जो है दोनों क्या है? एक ही डायरेक्शन में है। जबकि ये जब वापस आ रही है उस टाइम क्या है? ये अप स्ट्रीम है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में। ये चीजें हम पहले कर चुके हैं। क्लियर है? तो अब हम क्या कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन ईथर हाइपोथेसिस, द स्पीड ऑफ लाइट the speed of light on path M1 is c plus u। ये मैं ऊपर बता चुका हूं। एंड स्पीड ऑफ लाइट ऑन M1 से M2 जो है वो हमारे पास क्या है? इज c माइनस u। अंडरस्टैंडिंग? अब अगर आप गौर करें तो इससे क्या होता है? अब अगर आप ये फाइंड करना चाहते हैं कि ये जो लाइट थी इसने M से M1 तक जाते हुए कितना टाइम लिया है और फिर M1 से M तक आते हुए कितना टाइम लिया, तो वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? द स्पीड ऑफ लाइट, या सॉरी, द टाइम रिक्वायर्ड, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट M1 M ट्रिप। इसको ट्रिप ही कह लेंगे। ट्रिप का आपको पता है क्या होती है? पूरा चक्कर को ट्रिप बोलते हैं। तो वो अगर T1 है तो वो कैसे होगा? टाइम आपको पता क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड जो होती है वो टाइम होता है। तो अगर ये डिस्टेंस जो है, ये इतना जो है, इसको अगर हम डी कह दें कि ये इतना डी है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फिर? इसको हम लिख सकते हैं कि ये पहले वाला जब M से M1 तक गया तो वो क्या हो जाएगा? C प्लस यू। और जब M1 से M पर आया तो ये बन जाएगा इस तरह से। तो ये हमारे पास आ जाता है पहले वाला जो है M से, ये वाला पाथ जो है M से M1 और फिर M1 से M तक आते हुए। अब हमने फाइंड करना है M से M2 तक और फिर M2 से M तक। वो भी हमने स्पीड्स तो फाइंड कर ली हुई है। तो वो स्पीड्स जो होंगी तो हम अभी लिख लेते हैं। पाथ M, M2 एंड M। स्पीड ऑफ लाइट फॉर पाथ M2 इज, वो हमने मैंने ऊपर बताई हुई है, सी स्क्र माइनस यू स्क्र। वो कैसे आई हुई है उसके लिए आपने ये फिगर साथ बना देनी। अगर ये u है और ये आपकी क्या है? c है, तो ये क्या फिर बन जाएगी? सी स्क्र माइनस यू स्क्र। क्लियर है? तो ये रही। इसी तरह अगर आप चले जाएं दूसरा पाथ जो है हमारे पास, क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट M2 से M इज, वो भी क्या है? इतनी है, सी स्क्र माइनस यू स्क्र। वो कैसे आप देखेंगे? उसमें उस केस में ये आपका आ जाएगा c, u आपका इधर ही रहेगा, जबकि ये आपका ये बन जाना सी स्क्र माइनस यू स्क्र। क्लियर? तो अब इसके लिए अगर आप टाइम जो लगा है, ये वाला जो M से M2 और फिर M2 से M तक आते हुए जो टाइम लगा है, टाइम रिक्वायर्ड, इस केस में जो टाइम रिक्वायर्ड है वो अगर आपने फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे? हाँ जी, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ट्रिप, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ट्रिप। ट्रिप कौन सा वाला? M, M2 और M। इस केस में फिर जो टाइम होगा उसको अगर T2 कह दें तो वो हमारे पास आ जाएगा। इस केस में भी जो लेंगे ना डिस्टेंस, यानी ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, ये भी हमारे पास डी ही है बेसिकली। ये वाला डिस्टेंस यानी M से M2 तक जो डिस्टेंस है वो भी डी हम लोग ले रहे हैं।
तो वो भी आपके पास आ जाना है। तो इसको अगर आप सॉल्व करें, थोड़ा सिंप्लीफाई करें, तो आपके पास जो बनेगा कुछ इस तरह से कि, चलिए मैं खुद भी कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा जी, 2d/c² माइनस u² और यहाँ से अगर आप c को कॉमन ले लें इसमें से, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। क्लियर? तो ये जी T2 आ जाता है। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों में फर्क देखना है। कैसे फर्क हमें क्यों चाहिए वो मैं आप लोगों को बताऊंगा एंड पे। बेसिकली यहाँ से जो हमने देखना ये है कि अब ये इसने ये दो लाइट्स हमारे पास, बेसिकली ये जो मिरर था एम, इसने क्या किया था, दो रेज में लाइट को डिवाइड कर दिया था। एक चली गई थी M2 की तरफ और दूसरी आ गई थी M1 की तरफ। अब ये वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है यहाँ पे। तो हमने बेसिकली फाइंड करना है कि ये जो ऊपर से लाइट M2 की तरफ से जो वापस आ रही है वो कितना टाइम लेती है, और M1 की तरफ से जो आ रही है वो कितना टाइम लेती है। तो हम उस दोनों में फर्क जब निकालेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि इन दोनों में फर्क क्या है। तो अब हम लोग क्या करने लगे, हाँ जी, तो टाइम डिफरेंस अभी देख लेते हैं। ये आपकी हेडिंग आ जाएगी टाइम डिफरेंस। तो वो देख T1 T2 माइनस T1, तो इस तरह से कुछ बन जाएगा। अंडरस्टैंड जी? तो अगर ये आप पुट करें यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने इसे सिंप्लीफाई नहीं किया था। इसको भी सिंप्लीफाई जब करेंगे ना आप, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, 2d/c और यहाँ पर 1 माइनस u/c और इनका स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई वही तरीका है, सी को कॉमन लेके। हाँ जी, तो ये चीज बन जाती है टी, सॉरी ये T1 वाला ही है, T1 माइनस T2। तो ये 2d/c, 1 माइनस u/c, u/c²। और इस सारे का क्या है आपके पास आ जाता है जी, -1। इसी तरह यहाँ पर आ जाना है 1 माइनस u/, इनका भी स्क्वायर है, और यहाँ पे -1/2 आ जाता है। इनके ऊपर अगर आप वो लगाएं ना, क्या उसे बोलते हैं, बाइनोमियल थ्योरम लगाएं। ये आपको पता कैसे आए, ये बटे में थे ना यहाँ पर। ये 1 माइनस u/c² क्या थे, बटे में था, इधर नीचे डिवीजन में था, डिनोमिनेटर में था। तो इसको मैंने क्या कर दिया, ऊपर ले गया हूँ। इसी तरह यहाँ पे ऊपर भी डिनोमिनेटर में था, तो इसको भी मैंने क्या कर दिया, ऊपर ले गया हूँ। तो ये अभी ऊपर जाएगा, इसकी पावर -1 बन जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी है, और इधर भी है। तो इस तरह से तो अब इनको जब आप करेंगे तो कुछ इस तरह से, मैं अभी लगा रहा हूँ इनके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, +1 u/c, और ये इस तरह से यहाँ पर भी जो है वो आएगा 1 + 1/2। हाँ जी, तो ये चीज बन जाएगी। तो अब इनको आप जब ये खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई होके आपके पास आ जाना है 1/2 u/c²। तो डेल्टा टी की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी du²/c³, इस तरह से। क्लियर है? तो ये आपके पास डेल्टा टी की वैल्यू आती है। अब वो क्या करता है कि वो रोटेट कर देता है। क्या करता है, अब आपकी हेडिंग आ जाएगी रोटेटिंग इंटरफेरोमीटर बाय 90 डिग्री। 90 डिग्री से आपने इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो क्या करेंगे इस केस में फिर, नाउ M1, सॉरी M1 और M, ये क्या हो जाएंगे, ये क्रॉस स्ट्रीम हो जाएंगे। इसको चलिए लिख दें, विल मूव टू क्रॉस स्ट्रीम। कैसे जी, देखें, आपका ये इंटरफेरोमीटर है और इसको आपने क्या कर दिया, 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया ऐसे। 90 डिग्री पे जब रोटेट करेंगे, M2 जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और M1 जो होगा ऊपर चला जाएगा। तो इस केस में वो कह रहा है कि M1 जो होगा, ये M से M1 और M जो है, ये वाला पाथ जो होगा ये चला जाएगा अक्रॉस स्ट्रीम। अक्रॉस स्ट्रीम क्या होता है कि जब आप क्या कर रहे हो कि केनाल को यानी क्रॉस कर रहे हो, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दी थी कि पॉइंट ए से बी तक जब मूव कर रहे हैं, तो इस केस में इस तरह से, तो ये क्रॉस स्ट्रीम चला जाएगा, एंड M और M2 ये चले जाएंगे, विल मूव टू डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। ये चीजें हमने पहले देख ली। तो इस केस में फिर सिंपल एंड
डेल्टा टी प्राइम, इस केस में जो टाइम डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, पहले वाले के टाइम डिफरेंस का सिर्फ ऑपोजिट आ जाएगा, मतलब ये चीज बन जाएगी। इसको अप्रूव भी कर सकते हैं लेकिन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फर्क क्या पड़ा है कि पहले क्या था, M1 और M, ये वाला पाथ जो था ये क्या था, ये इसकी जगह पे था। अब ये क्या हो गया, एक दूसरे को रिप्लेस किया, तो इसकी वजह से सिर्फ फर्क ये पड़ना है कि इनके दरमियान में जो टाइम डिफरेंस था वो ऑपोजिट हो गया। क्लियर है? तो चले जी, लास्ट चीज अभी लिख लें। सो चेंज इन टाइम डिफरेंस आफ्टर 90 डिग्री। अब यहाँ पर क्या है, ये टाइम डिफरेंस है सिर्फ। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, टाइम डिफरेंस में भी जो चेंज है वो देख रहे हैं। टाइम डिफरेंस में जो चेंज है मतलब क्या कि डेल्टा टी और डेल्टा टी प्राइम में जो फर्क है वो देखते हैं। तो डेल्टा टी क्या था, वो ये था। ये जी लास्ट स्टेप है, उसके बाद क्लास भी एंड होगी और क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी भी। और ये जो है, तो यहाँ से हमारे पास जो आता है जी वो सिंपली क्या है, 2D यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी क्यूब। क्लियर है? अब क्या, अब अगर गौर करें, दिस चेंज मस्ट कॉज चेंज इन पाथ डिफरेंस। अब क्या देखें, अगर ये क्या हुआ है कि जब आपने 90 डिग्रीज को चेंज किया हुआ है तो इसकी वजह से जो टाइम डिफरेंस में चेंज आया वो ये है। टाइम डिफरेंस में जो चेंज आया वो ये है। अगर तो टाइम डिफरेंस जीरो होता, एज डेल्टा टी माइनस डेल्टा टी प्राइम इज नॉट जीरो, इसका क्या मतलब है कि दो जो लाइट रेज ऊपर से आ रही हैं, ये वाली, एक ये और एक ये, इन दोनों के दरमियान में पाथ डिफरेंस जीरो नहीं है, क्योंकि ये एक थोड़ी जल्दी आ रही है, एक थोड़ी लेट आ रही है। तो जब इस तरह हो तो फिर क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनना चाहिए। ठीक है, यानी एक तो पहले भी इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा था जब हमने इसको अभी 90 डिग्री पे रोटेट नहीं किया था, फिर क्या हुआ जब आपने इसको 90 डिग्री पे रोटेट किया तो फिर क्या हुआ कि टाइम डिफरेंस मजीद चेंज हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न था उसको बदलना चाहिए था। जबकि हुआ क्या कि माइकलसन मॉर्ली ने देखा कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न था वो बदला नहीं है। ऑप्टिकल में हम ये पढ़ेंगे इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है, कि जो दो लाइट जब एक दूसरे के साथ जो होती है ना इंटरफेयर करती है, तो उसकी वजह से इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव भी होती है, डिस्ट्रक्टिव भी होती है, उसकी वजह से फिर क्या होता है, इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। तो यहाँ पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न था वो बदला नहीं है। तो जब ये इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बदला तो इसका क्या मतलब है कि ये जो सारी अजम्पशंस आपने ली हुई थी इधर की वो रॉन्ग है। ठीक है, सो इंटरफेरेंस पैटर्न must also change, but Michelson and Morley observe no change in interference pattern after 90-degree rotation. Hence, ether hypothesis was wrong. बस ये चीज है, अगर आप लिख देंगे तो आपके पेपर में ये फुल नंबर दे देगा।